जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। तो शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अधिकृत मंत्री, या बी भारत के वित्त मंत्री, या सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या डी उपरोक्त किसी का नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त किसी का नहीं। यानी जो भारत की संचित निधि है, इस पर न अधिकृत मंत्री का, न भारत के वित्त मंत्री का, और न ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई नियंत्रण होता है कि ये धन वहाँ से निकाल सकते हैं। बल्कि संचित निधि जो होती है आपके अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित एक ऐसी निधि है जिस पर समस्त एकत्र कर यानी राजस्व जमा या लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं, और यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। यानी यह जो है संचित निधि जो है आपके संसद के अधीन है, यानी बिना संसद की सम्मति से इससे धन नहीं निकाला जा सकता है। यानी कोई भी धन बिना संसद की पूर्व स्वीकृति से निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 266(1) कहता है कि प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता है, और संचित निधि अनुच्छेद 266(1) जो है उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को टैक्स के रूप में स्वीकार करना उचित होगा कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुटीर उद्योगों के विषय संबंधी सलाह किस अनुच्छेद में के तहत है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 42, या बी अनुच्छेद 43, या सी अनुच्छेद 44, या डी अनुच्छेद 45। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसके बारे में आपका प्रावधान जो अनुच्छेद 44 में किया गया है। समान नागरिक संहिता जो है ये आपके भारत के केवल एक राज्य में लागू है, गोवा में अभी तक। और अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है आपके अनुच्छेद का जो किया जाएगा वो आपके अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, यह किस वाद में निर्धारित किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए विजय शर्मा बनाम भारत संघ, या बी धीरेन्द्र पांडुआ बनाम उड़ीसा राज्य, या सी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, या डी अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के केस में जो है श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसको निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 38, या बी अनुच्छेद 49, या सी अनुच्छेद 50, या डी अनुच्छेद 51। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 38 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। यह आपका अनुच्छेद 38 जो है इसको इंगित करता है। और अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है किया जाएगा। इसके बारे में प्रावधान जो आपका अनुच्छेद 49 में किया गया है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 50 में किया गया है। कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से किस तरह से अलग होगी, क्या होगी, इसके बारे में आपका अनुच्छेद 50 में बताया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में जो है आपका अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, या बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, या सी अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, या डी अजीत सिंह जुनेजा बनाम पंजाब राज्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद को मंडल मामले के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थीं। आपके ऑप्शंस हैं ए चार्टर अधिनियम 1853, या बी भारत परिषद अधिनियम 1861, या सी भारत परिषद अधिनियम 1892, या डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है आपका प्रतिनिधि संस्थाएं पहली बार प्रारंभ की गई थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को अपने पद की शपथ दिलाता है
इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, या बी राज्यपाल, या सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के किसी के द्वारा शपथ नहीं दिलाई जाती है, बल्कि उनको चुना जाता है वैसे ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 15(3), या बी अनुच्छेद 15(2), या सी अनुच्छेद 15(1), या डी अनुच्छेद 15(4). इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत जो है राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान कर सकता है। और अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है। और अनुच्छेद 15(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री का पद है आपके ऑप्शंस हैं ए संविधान द्वारा गठित है, या बी राष्ट्रपति द्वारा विकसित है, या सी परंपराओं पर आधारित पद है, या डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संविधान द्वारा गठित है। यानी भारतीय प्रधानमंत्री का जो पद है ये आपके संविधान के द्वारा एक गठित पद है, ना कि कहीं राष्ट्रपति के द्वारा विकसित है या परंपराओं पर कोई आधारित पद है, बल्कि यह एक संविधान द्वारा गठित पद है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 14, या बी अनुच्छेद 16, या सी अनुच्छेद 17, या डी अनुच्छेद 18। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। इसके बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। और अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य के लिए यह दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करे। देखिए इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति की, यानी व्यक्ति यहाँ पे व्यक्ति मेंशन किया गया है। यानी व्यक्ति में भारत के नागरिक और भारत के बाहर के जो भी नागरिक होंगे उनके बारे में बताया गया है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कोई भी हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो, उसके लिए भारत सरकार जो है अपना कानून के समान संरक्षण और समानता का अधिकार प्रदान करेगी। और अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जिसमें कहा गया है कि 16(1) में कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी जो क्या बोलते हैं किसी भी पद का नियोजन जो होगी, नियुक्ति होगी, उसके संबंधित विषय में जो होगी सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त किया जाएगा। और अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा इन आधारों पर। और अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। यानी अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के द्वारा दंडनीय अपराध है। इसके बारे में आपके अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल कर्मकार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, या बी धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या सी गोपिका रंजन चौधरी बनाम भारत संघ, या डी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का जो वाद था ये आपके समान कार्य हेतु समान वेतन के लिए पहला वाद था, सबसे प्रथम वाद था, यही लाया गया था समान कार्य हेतु समान वेतन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 19(1), या बी अनुच्छेद 19(2), या सी अनुच्छेद 19(3), या डी अनुच्छेद 19(4).
इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित किया जा सकता है। 19(1) क्या कहता है? 19(1) कहता है कि सभी नागरिकों को ये अधिकार देगा, जैसा अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, इसको अनुच्छेद 19(2) के द्वारा निर्बंधित किया जाता है। और अनुच्छेद 19(1) कहता है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ग कहता है संगम या संघ बनाने का अधिकार। 19(1) घ में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। 19(1) अंगा कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1)(6) कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये आपके 19(1) में दिए गए हैं 6 अधिकार। और 19(3) का 3 क्या कहता है? 19(3) कहता है कि उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ पर कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और अनुच्छेद 19(4) कहता है कि उक्त खंड के उपखंड ग में कहा गया है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कहा गया उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने में राज्य को निवारित नहीं करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याशा यानी लेजिटिमेट लेजिस्टिमेट एक्सपेक्टेशन का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए विधि का शासन, या बी न्याय, या सी युक्तियुक्त वर्गीकरण, या डी शक्ति का पृथक्करण। यानी कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विधि संगत प्रत्याशा यानी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया गया है, तो उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए महान्यायभिकर्ता, या बी महाधिवक्ता, या सी महान्यायवादी, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी को जो आपका भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। महान्यायभिकर्ता को जो सॉलिसिटर जनरल जो होता है उसी को महान्यायभिकर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं कैसे? ए जन्म द्वारा, या बी देशीयकरण द्वारा, या सी किसी भूभाग में समृद्धि द्वारा, या डी भारतीय बैंकों में धन जमा करके। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके जो आप भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जन्म द्वारा और देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के समृद्धि द्वारा आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री पद हेतु आवश्यक है कि वह विधानसभा का सदस्य हो, यदि नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर होना आवश्यक है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 3 माह के अंदर, या बी 6 माह के अंदर, या सी 3 सप्ताह के अंदर, या डी 4 सप्ताह के अंदर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6 माह के अंदर। यानी कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री नियुक्त हो, कोई भी मुख्यमंत्री अगर बनता है तो अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्य न्यायाधीश, या बी राज्यपाल, या सी महाधिवक्ता, या डी राष्ट्रपति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। यानी मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है वह है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था, या बी उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव, या सी मौलिक अधिकारों के समान मौलिक, या डी क्रियान्वित करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा।
इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव, यह आपका मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। जबकि अदर 3 ऑप्शन जो है उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था या मौलिक अधिकारों के समान मौलिक या क्रियान्वित करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा, ये आपके तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 197, या बी अनुच्छेद 198, या सी अनुच्छेद 199, या टी अनुच्छेद 200। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 197 कहता है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर निर्बंधन, यानी कि जहां पे विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसके लिए है। और अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 199 धन विधेयकों की परिभाषा के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 199। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान यानी संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 16(4) क, या बी अनुच्छेद 16(4) या डी सी अनुच्छेद 16(4) या डी अनुच्छेद 15(4). इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16(4) ख को जो है समावेशित किया गया था 81वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिमाणिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने को निवारित नहीं करेगी। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 16(4) कहता है, 16(4) क में कहा गया है। और अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने का निवारित नहीं करेगी। इसके बारे में अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है। और अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को आरक्षण देती है तो यह अन्य समुदाय के समता के अधिकार को हानि नहीं होगी। मतलब कि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जो है इस बात को लेकर के कोर्ट में जाकर समता का अधिकार नहीं मांग सकता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।